सुन के मुझे बता देना, ठीक है। उसका डॉक्यूमेंट जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये ई स्टैंपिंग का फॉर्म होता है। ये आप सभी को हर एक ई स्टैंप के लिए फॉर्म भरना अनिवार्य है, मतलब कंपलसरी एकदम। ये फॉर्म हमेशा भरना ही है आपको। इसमें सबसे पहले ये जो लेख पत्र का प्रकार है, यहाँ पे आर्टिकल का पोर्शन लिखते हैं, चाहे वो आर्टिकल एग्रीमेंट हो या लीज हो या आर्टिकल 23 जैसे बैनामे के लिए यूज होता है। और स्टैम्प शुल्क की धनराशि जहाँ पे कर्सर है आपको यहाँ पे लिखना होता है। उसके बाद यहाँ इसके ऊपर ये पंजीकरण पे टिक भी लगाना होगा या अपंजीकरण। ये दोनों आर्टिकल्स के टाइप होते हैं। आर्टिकल की लिस्ट अभी आपको ग्रुप पे भी शेयर कर दी जाएगी दोबारा से, जिसमें आपको दिखेगा कि कौन से आर्टिकल क्या इंग्लिश में कहते हैं, क्या हिंदी में कहते हैं उनको। उसको आप अपनी वर्क प्लेस पे लगा दीजिएगा। उसके बाद ये संपत्ति का विवरण जो होता है, यहाँ पे किस पर्पस के लिए, मतलब जैसे आर्टिकल ने तो डिफाइन कर दिया पर्पस, अब यहाँ पे इसमें आपको लिखना है, जैसे कि आर्टिकल मान लीजिए लीज में लिया था या अग्रीमेंट में लिया था किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, तो उसका डिस्क्रिप्शन लिखना होता है कि मान लीजिए किसी प्लॉट के एग्रीमेंट के लिए लिया था, तो प्लॉट नंबर दिस, खसरा नंबर दिस, परगना तहसील डिस्ट्रिक्ट लखनऊ, इस तरह से आपको एड्रेस लिखना होता है। मान लीजिए किसी गाड़ी के खरीद फरोख्त में एग्रीमेंट हो रहा है, किराएदारी के लिए हो रहा है, तो उसमें पर्पस लिख दीजिए सिंपल सा, फॉर व्हीकल लोन एग्रीमेंट और फॉर जनरल लोन एग्रीमेंट, जो भी होगा। इस तरह से इसमें पर्पस लिखना अनिवार्य है, इसको ब्लैंक नहीं छोड़ा जाता है। फिर आता है प्रथम पक्ष। प्रथम एग्रीमेंट हो रहा है तो उसमें दो पार्टी होंगी ही हमेशा, फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी। प्रथम पक्ष में डाल दीजिए, जैसे किसी बैंक से लोन का एग्रीमेंट हो रहा है तो बैंक का नाम डाल दीजिए। और सेकंड पार्टी में जिस पार्टी के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है, जैसे कि राम सिंह कोई लोन एग्रीमेंट करा रहे हैं तो उनका राम सिंह का नाम द्वितीय पक्ष में आ जाएगा। और स्टैम्प ड्यूटी पे हमेशा जो है सेकंड पार्टी ही करती है, मतलब बैंक नहीं पे करता है स्टैम्प ड्यूटी। तो यहाँ पे सेकंड पार्टी में टिक लगा देंगे, जहाँ पे एक कर्सर है यहाँ पे एक टिक लगाना होता है। यहाँ पे टिक लगा देंगे। उसके बाद यहाँ एक जो जहाँ पे कर्सर है, ये हस्ताक्षर की जगह आ रही है, यहाँ पे आपको अपना हस्ताक्षर करना होता है। तो इस तरह से ये ई स्टैंपिंग का फॉर्म है। जो भी मैंने डिटेल बताई, इतनी डिटेल आपको पार्टी से पूछ के या तो आप लिखिए या पार्टी से लिखवाइए। इसका कोई एक्सक्यूज नहीं होगा कि कोई फॉर्म नहीं भरता है। आप अपना फॉर्म भरिए, दूसरे वेंडर को या किसी दूसरे सीएससी पर्सन को मत देखिए। कोई भी चेकिंग होगी तो आप उसके अपने लिए जिम्मेदार होंगे, ना कि आप ये कह पाएंगे कि कोई फॉर्म नहीं भरता है। इसलिए सभी को फॉर्म भरना है। कोई सेम नाम सेम डिटेल से कोई 10 स्टैंप या 20 स्टैंप लेने आता है तो आप उसका सिंपली एक फॉर्म भर दीजिए, अगर डिटेल सब कुछ सेम है तो। इसलिए क्या कहते हैं, फॉर्म भरना अनिवार्य है। उसके बाद जो है, अगर 100 रुपए के ऊपर है तो आप उसका प्रीव्यू भी जनरेट करिए। जो स्टैंप ये फॉर्म की डिटेल आप अपनी आईडी में एंट्री करते हो तो उसके बाद उसमें एक प्रीव्यू जनरेट करने का ऑप्शन आता है, तो उसको प्रीव्यू भी हमेशा 100 रुपए के ऊपर आप हमेशा जनरेट करिए, उसको प्रिंट निकालिए और उसको पार्टी से चेक कराइए। अगर ओके है तो ओके लिखवा कर पार्टी का साइन कराने के बाद ही आप स्टैम्प जनरेट करिए। और स्टैम्प जनरेट करने से पहले आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा हमेशा, कि जब भी आप अपनी आईडी ओपन करते हैं, वहाँ पे जब मान लीजिए आपने कच्चा बना दिया है, जनरेट करने जा रहे हैं, तो आपकी आईडी के अगेंस्ट जो रिव्यू जनरेट बना हुआ है, SUBIN नंबर बना हुआ है, उसी को आप ओपन करिए। कोई भी स्टैंप होगा उसके आगे आप में क्रिएटेड बाय में आपका नाम आएगा या वॉलेट आईडी आती है, तो आप किसी और का या SC पर्सन का आप वो मत ओपन करिएगा। उससे या आपका कोई करेगा तो असुविधा दोनों ही पार्टी को होगी। ये फॉर्म का पोर्शन है। अगर इसमें किसी को कोई डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, तो पूछ लीजिएगा चैट बॉक्स में, मैं अभी आंसर कर दूंगा। ये फॉर्म बता दिया है। अगर अभी भी कोई किसी का कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आप लोग लिख दीजिएगा, हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे दोबारा से। इसके साथ ही जो है एक रजिस्टर मेंटेन करना होता है।
जो रजिस्टर मेंटेन करना है उसका मैं फॉर्मेट आपको सभी को शो कर दे रहा हूँ। रिएक्टिवेट हो गया है। नेहा, वो बात सिस्टम से दिखा रहा है। ये स्क्रीन पे लिखा हुआ है, जैसा ये पॉइंट नंबर 12 है कि हर एक स्टैम्प वेंडर हो या सीएससी कोई भी एसीसी हो, उसको एक रजिस्टर मेंटेन करना है स्टैम्प जनरेशन का, जिसका प्रारूप जो है, जो फॉर्मेट है वो इस तरह का होगा। इस तरह के कॉलम, मतलब इतने कॉलम बने होने अनिवार्य हैं। और ये सभी को 1 अप्रैल से नया रजिस्टर बनाना होता है और 31 मार्च को क्लोज करना होता है। उसका रजिस्टर का जो फॉर्मेट है, एसएन नंबर जो है सीरियल नंबर 1 2 3 4 चलेगा, डेट जो है जिस तारीख को स्टैम्प जनरेट हो रहा है, स्टेशनरी नंबर अगर छोटा स्टैम्प है, मान लीजिए 10 से लेके 500 तक की वैल्यू का स्टैम्प है तो उसको आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। 500 से ऊपर की वैल्यू का स्टैम्प होता है तब स्टेशनरी नंबर, जो पिंक वाला कागज मिलता है सीएससी से आपको, तो उसका स्टेशनरी नंबर नीचे राइट साइड में, लेफ्ट साइड में बॉटम में लिखा होता है, तो उसका पूरा स्टेशनरी नंबर आपको लिखना है। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर आता है, सर्टिफिकेट नंबर स्टैम्प में बोल्ड में लिखा होता है, वो आपको लिखना है। उसी से देख के स्टैम्प ड्यूटी पेड बाय भी आपको स्टैम्प से देख के लिखना है, स्टैम्प ड्यूटी अमाउंट कितने का स्टैम्प था वो भी आपको लिखना है। उसके बाद रिसीवर का नाम, मोबाइल नंबर और सिग्नेचर, ये यहाँ पे आपको जो भी स्टैम्प लेने आ रहा है आपसे, उसका नाम, मोबाइल नंबर, सिग्नेचर आपको नोट डाउन कराना है, उससे साइन उसी से करवाना है। तो इस फॉर्मेट में आप सभी को रजिस्टर मेंटेन करना है और उसी में छोटे स्टैम्प, बड़े स्टैम्प सभी सारे आपको उसमें नोट डाउन करने हैं। सर आपको एक मैं बीच में रोक रहा था, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी जी सर मैं ये कह रहा था, वो आपकी स्क्रीन पे ना लेफ्ट हैंड साइड पे एक वो आ रहा होगा Q&A, जब मतलब मीटिंग खत्म कर ले उसके बाद शेयरिंग खत्म होने के बाद तो एक बार क्वेश्चंस जरूर देखिए। मतलब ये जो वेबिनार वाला यहाँ आपको क्वेश्चन का आंसर जरूर दे देगा सब आप। हाँ, मैं सारे दे दूंगा अभी, बस ये इसीलिए क्लियर। आप बाकी तो इस तरह से आपको फॉर्मेट आपको हमेशा बनाना ही है, सारे स्टैम्प उसमें नोट डाउन करने हैं। 10 रुपए का भी स्टैम्प हो तो भी नोट करना है और कितने भी वैल्यू का हो तो भी नोट करना है। और अब पॉइंट वाइज जो है बता देते हैं आपको। आपको अपनी पब्लिसिटी लगानी है, बैनर बोर्ड लगाना है अपने वर्क प्लेस पर, और आर्टिकल्स की लिस्ट है, ग्रुप में भी शेयर कर दी जाएगी, सीएससी शशांक जी द्वारा आप सभी को भेज दी जाएगी। उसको आप अपने वर्क प्लेस में कम से कम 2-3 कॉपी में लगाइए, एक आपके पास जो दिखती हो और एक जो कस्टमर जहाँ पे आपका आता हो वहाँ दिखती हो, तो उससे आपको काम करने में आसानी होगी और गलतियां होने के चांसेस कम हो जाते हैं उससे। और आपको अपना जो लॉगिन करना है वो सीएससी पोर्टल पे जाकर के ही अपना आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। हाँ सर, हाँ सर बताइए। ऐड नहीं है आप? अच्छा रुकिए 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 रुकिए, चल रही थी अपनी, दो चल रहा है। ज्वाइन है ना सब? ज्वाइन है ना? रिफंड वाले आए थे उधर चले गए। चल रही ना मीटिंग? उसके बाद सर आपका वेदांता 275 रुपए में 100 निकला है। जो फॉर्म मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, जो स्क्रीन पे दिखा रहा था, ये वाला फॉर्म, यही फॉर्म आपको यूज करना है। अपने से कोई भी पर्ची टाइप का बना के या अपने से नया फॉर्म डिजाइन करके नहीं यूज करना है। गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज फॉर्म है, इसलिए हमेशा यही फॉर्म यूज करना है। आपको कोई भी रिलेटेड कोई चीज पूछी जाएगी, चेक की जाएगी, या आपका कोई क्वेरी होगा किसी स्टैम्प से रिलेटेड, तो फॉर्म जब मांगा जाएगा तो आपको यही शो करना होता है। ये वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और ग्रुप में भी शेयर कर दिया जाएगा।
फॉर्म से एंट्री करने के बाद जो है एक बार आप अपना जब स्क्रीन पे प्रीव्यू दिखता है तो एक बार खुद भी आप चेक करें और पार्टी को चेक कराएं, तभी स्टैम्प जनरेट करिएगा। और जो 10 रुपए से लेके 100 रुपए तक के स्टैम्प की वैल्यू के स्टैम्प होते हैं, ये आपको क्या कहते हैं, सिंगल पार्टी नेम से आप जारी कर सकते हो, सिंगल नाम से जारी कर सकते हो। और 10 रुपए से, अगर 100 रुपए से ऊपर का वैल्यू का स्टैम्प है तो उसमें दोनों के नाम डालना कंपलसरी है। इसलिए 100 रुपए से ऊपर के सारे स्टैम्प की वैल्यू में दोनों पार्टी के नाम डालना कंपलसरी है। सिंगल नाम से आप जारी कर रहे हो तो 10 से 100 रुपए तक का ही वैल्यू के लिए छूट दी गई है। ये गवर्नमेंट का आदेश भी है, आदेश की कॉपी भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। और ऐसा भी नहीं करना है कि दोनों जगह एक ही पार्टी का नाम डाल के चला दिया जाए। और स्टैम्प जो मोबाइल नंबर एंट्री करते हैं, जिसके नाम पे स्टैम्प है उसी का मोबाइल नंबर एंटर करना है, किसी अन्य का अपना या अपने से ऐसे ही रैंडम नंबर नहीं डालना है। 10 रुपए से लेके 500 रुपए तक का ई स्टैम्प की जो ई स्टैम्प होगा वो व्हाइट पेपर पर प्रिंट होता है, A4 साइज का पेपर हो और कम से कम उसकी थिकनेस जो है मिनिमम 80 GSM होनी चाहिए। उसके ऊपर हो कोई दिक्कत नहीं, मिनिमम 80 GSM होनी चाहिए। और 500 से ऊपर की वैल्यू का ई स्टैम्प है तो उसमें क्या कहते हैं, वो आपको पिंक पेपर जो आपको CSC के ऑफिस से मिलेगा उसी पे आपको प्रिंट करना है। कोई कितना भी पार्टी रिक्वेस्ट करे कि मुझे व्हाइट पेपर पर ही प्रिंट करके दे दीजिए तो आप मत करिएगा, वो गलत होता है। इसलिए आप अपने आप को भी प्रॉब्लम में मत डालिएगा। और जो पेपर आपको मिलेगा वो सिर्फ आप ही यूज कर सकते हो, किसी और CSC को, किसी और भी पर्सन को आप ऐसे मत यूज करने को, शेयर नहीं करना है, ना किसी और से लेना है। आपके नाम पे पेपर जारी होता है, उसका कोई भी मिसयूज होगा जिसकी जिम्मेदारी टोटल आपकी होगी। जब स्टैम्प जारी हो जाता है तो वहां पे सुपरवाइजर का राइट साइड में, ऊपर के राइट साइड में दाहिने साइड आपको साइन करना होता है। वहीं पे आपको अपनी राउंड वाली जो मुहर होगी जो बताई गई है वही लगानी है, और वो हमेशा रेड कलर की इंक से लगानी है। रजिस्टर का फॉर्मेट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, और रजिस्टर में पेज नंबर पे भी पेज नंबरिंग कर देनी है। पेज पे 1 2 3 4 करके पेज नंबरिंग भी कर देनी है। स्टैम्प जब प्रिंट हो जाता है तो उस पर ब्लेड वाइटनर या किसी इंक द्वारा कोई भी करेक्शन नहीं करना है। कभी कोई स्टैम्प प्रिंट होने में फेल हो जाता है तो उसके लिए एक एरर रिपोर्टिंग की सुविधा दी गई है, जिसमें क्या कहते हैं, आपको एक एरर रिपोर्टिंग का फॉर्म भर के भेजना होता है, उसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भेजने होते हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में सबसे पहले होता है ई स्टैंपिंग का जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने को बताया वो, दूसरा उसके साथ प्रीव्यू, तीसरा उसके साथ रजिस्टर, और चौथा जिस कागज पे वो प्रिंट होना है। और मान लीजिए अगर वो छोटा स्टैम्प है, 500 से कम की वैल्यू है, तो वो कागज नहीं चाहिए हमें, लेकिन हमें चाहिए रजिस्टर चाहिए, ई स्टैंपिंग का फॉर्म चाहिए, प्रीव्यू चाहिए, और एरर रिपोर्टिंग का एक फॉर्म होता है वो फिलअप करा हुआ चाहिए। वो भी आपको हम स्क्रीन पे भी दिखा देंगे। यदि किसी बैंक या संस्थान के नाम आप स्टैम्प जारी कर रहे हैं तो उसमें शहर और शाखा का नाम अंकित करना अनिवार्य है। एरर रिपोर्टिंग का आपको हम फॉर्मेट एक दिखा देते हैं, देख लीजिएगा। जैसे कि ये एक एरर रिपोर्टिंग का फॉर्म होता है, जैसे कि ये जो सीरियल नंबर दे रखा है, ये इन्होंने प्रिंट दिया जब इस स्टैम्प का तो प्रिंट नहीं हो पाया, तो उसके लिए एरर रिपोर्टिंग का फॉर्म आपको भरना होता है, जिसमें ये सर्टिफिकेट नंबर आपको डालना है यहाँ पे, जो आपको अपनी आईडी में देखेंगे वहां पे शो करेगा। और ये यूपी SSCIL वाला ये SUBIN नंबर होता है, ये आपको प्रीव्यू वाली जो कॉपी, कच्ची कॉपी निकलती है उसमें मिलेगा, और आईडी में भी देख सकते हैं। सुपरवाइजर नेम में आप अपना नाम डालिएगा, सुपरवाइजर आईडी में जो आईडी आप लॉगिन करते हो ई स्टैंपिंग के लिए वो डालेंगे, ACC नेम में भी आप अपना नाम डालेंगे, ब्रांच नेम में आप जिस तहसील में आपका कोड है वहां डाल देंगे, सिटी में लखनऊ हो जाएगा, और स्टेट में यूपी हो जाएगा, मतलब जो भी आपका शहर है वो डालिए, उसके बाद यूपी। जिस रीजन से आपका फेल हुआ है उस पर एक टिक लगा दीजिए, चाहे इंटरनेट फेलियर है,
या पावर फेलियर है या जो भी रीजन है, उस पर एक पे किसी पे टिक लगा दीजिएगा। फर्स्ट पार्टी आप फॉर्म से देख के डालिए आईडी से, सेकंड पार्टी भी आपको आईडी में दिखेगा, स्टैम्प ड्यूटी अमाउंट जो है कितने रुपए का स्टैम्प है वो भी आपको आईडी में दिखेगा, जनरेशन डेट जो होती है जिस तारीख को स्टैम्प जनरेट हुआ वो भी आईडी में शो करेगा और टाइम भी शो करेगा। फिर यहाँ पे आप अपना साइन करेंगे। उसके नीचे वाली जो लाइन है जो मनोज कुमार तिवारी आपका नाम हो गया, यहाँ पे डेजिग्नेशन में सीएससी ओनर डाल दीजिए, सीएससी हेड डाल दीजिए। यहाँ पे लोकेशन में भी आप अपना शहर का नाम डाल दीजिए और यहाँ पे साइन करके यहाँ पे एक राउंड वाली मुहर लगेगी। इतना आपको ये फॉर्म एरर रिपोर्टिंग का भरना होता है। साथ में इसके आपको देखिए ई स्टैंपिंग का फॉर्म इस तरह से भर के भेजना है। और ये रहा प्रीव्यू की कॉपी जिसमें साइन है। ये 3 पेज ये हो गए। चौथा जिस कागज पे आप प्रिंट कर रहे थे ये होता है स्टेशनरी सीरियल नंबर। और 5वां आपका रजिस्टर का जो स्कैन चल रहा होता है वो होता है। ये इस तरह से जैसे 66 नंबर कागज पे इनको प्रिंट करना है तो 65 नंबर तक कागज इनके यहाँ सीरियल चढ़े हुए हैं, आप देख सकते हैं 65, 64, 63 इस तरह से आपको ये इनका रजिस्टर है। ये होता है रिपोर्टिंग का फॉर्मेट। अगर कोई सुधार स्टैम्प में सुधार करने के लिए बहुत मिनिमम चीजें दे रखी गई हैं, जैसे क्या कहते हैं आर्टिकल गलत हो गया और स्पेलिंग मिस्टेक है या सन ऑफ की जगह वाइफ ऑफ लिख गया, इस तरह के करेक्शंस बस अलाउ किए गए हैं। ना स्टैम्प ड्यूटी के वैल्यू में कोई चेंज हो सकता है और ना स्टैम्प ड्यूटी ओनर मतलब जिसके नाम पे जारी हो गया उसके किसी नाम में कोई नहीं चेंज होता है। इसलिए ध्यान पूर्वक निकालिएगा, समय भी लगता है और नुकसान भी होता है। इसलिए अभी मैंने एरर रिपोर्टिंग भी बता दिया, रेक्टिफिकेशन बता दिया, फॉर्म बता दिया, प्रीव्यू बता दिया और रजिस्टर बता दिया। सभी कुछ लगभग कवर हो गया है। अभी आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग इस यहाँ पर टाइप कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। ₹10 के स्टैम्प का प्रीव्यू निकालना कंपलसरी है क्या सर जी? नहीं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। आप ₹100 की वैल्यू के जब ऊपर स्टैम्प होता है आप उसका प्रीव्यू निकालिएगा और पार्टी से साइन भी कराइएगा। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप यहाँ पे आप टाइप करके पूछ सकते हैं। आपको सीएससी पोर्टल से ही लॉगिन करना पड़ता है, वहाँ पे आप ई स्टैम्प सर्च करिएगा। ये दिलीप कुमार जी ने पूछा था, सीएससी पोर्टल से ही आपको लॉगिन करना है। 500 का स्टैम्प का पेपर कौन देगा? ये आपको क्या कहते हैं, आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को आप एक एप्लीकेशन लिखिए और उनसे कॉल करिए, वो आपको पेपर कैसे प्रोवाइड होगा वो आपको पूरा प्रोसेस बता देंगे, आपके एड्रेस पर डिस्पैच करा देंगे। फॉर्म भरना कंपलसरी है। फॉर्म हर एक स्टैम्प के लिए भरना कंपलसरी है, चाहे वो ₹10 का स्टैम्प पेपर लेने आया हो। कमीशन आपके फाइनेंशियल ईयर के क्लोजर में मिलेगा अखिलेश जी, एक साथ आएगा जब से आपकी आईडी बनी है, जब से आप काम कर रहे हैं। सीएससी से मैक्सिमम कितने तक का स्टैम्प बना? सीएससी वॉलेट की लिमिट ₹2,00,000 है, तो आप एक बार में ₹2,00,000 का स्टैम्प जनरेट कर सकते हैं। उससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट है तो आप अपना वॉलेट बार बार रिचार्ज करिए और जनरेट करते रहिए। अगर स्टैम्प निकालते समय अगर पावर कट हो गया तो आपको उसका पैसा वापस नहीं आता है, वही स्टैम्प दोबारा से प्रिंट होने के लिए अवेलेबल हो जाता है। आप वही जो एरर रिपोर्टिंग का प्रोसेस बताया है वो आप बना करके शशांक जी को मेल कर दीजिए। मैक्सिमम 15 से 20 मिनट या मैक्सिमम आधा घंटे के अंदर आपको दोबारा से प्रिंट करने को स्टैम्प मिल जाएगा। इसमें जब भी आपको एरर रिपोर्टिंग करनी हो, एरर रिपोर्टिंग का मतलब ये है जब भी आपकी लाइट चली गई, पेपर जाम हो गया या कोई दिक्कत हो गई जिस वजह से आपका सर्टिफिकेट प्रिंट नहीं हो पाया, चाहे वो ₹10 का हो, ₹100 का हो, 1000 का हो, 10,000 का हो, तो आपको एक बार और मौका मिलता है मेल करके आप हमें रीप्रिंट की रिक्वेस्ट केवल मेल पे, व्हाट्सएप पे नहीं, केवल मेल पे शशांक गंगल को आपको मेल करनी है।
उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट है जिसमें रजिस्टर की फोटो, एप्लीकेशन प्रीव्यू की फोटो, आपका क्या कहते हैं एरर रिपोर्टिंग फॉर्म, एक फॉर्म 3 जो होता है आपका, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है, ये 4 चीजें अटैच करके आपको मेल करनी होती है 24 घंटे के अंदर। यानी कि शाम कर रहे हैं तो अगले दिन सुबह तक आ जाना चाहिए। अगर सुबह दिक्कत होती है तो उसी दिन आपको मेल करना होगा। आप सोचेंगे 24 घंटे के बाद आप भेजेंगे तो वो बेकार हो जाएगा, वो पैसा रिफंड भी नहीं होगा। मान लीजिए कि खुदा ना खास्ता किसी के साथ ये दिक्कत आ जाती है और वो 24 घंटे बाद हमें मेल करता है, तो पेमेंट रिफंड वीएलई को किसी भी केस में नहीं होगा, चाहे वो 10 रुपए का हो या 10,000 का या 1 लाख रुपए का। पेमेंट केवल परचेज बाय में जिसका नाम लिखेंगे यानी कि कस्टमर, उसी को पेमेंट रिफंड होता है, वो भी रजिस्ट्री ऑफिस से 10% की कटौती के साथ। यानी कि सोच समझ के आपको सारे काम करने हैं। बिना बिना जल्दबाजी में कोई काम मत करिएगा। सिंगल पार्टी स्टैंप हो तो परचेज बाय और पेड बाय में जो फर्स्ट पार्टी में नाम डाला है वही डाल देना है। जो स्टैम्प फंस गया है आपका वो एज इट इज जो आपने बनाया होगा वही आपको दोबारा प्रिंट करने को मिलेगा, उसमें नाम नहीं चेंज होता है। यहाँ पे ना प्रीव्यू फॉर्म भी निकलता है, तो आप ये मत सोचिएगा कि कंप्यूटर के सामने कस्टमर नहीं बैठा है तो आप आंगन फाड़। एक मिनट रुकिए, मैं जब शोर से बाहर आया तो फिर बोल। वो तो टोटल काउंट हो जाता है ना, उसने लोअर डिनोमिनेशन कितने इशू किए हैं। तो बैठा नहीं है तो आप फॉर्म में जो भर रहे हो वो बिल्कुल परफेक्ट है। आपको ध्यान रखना होगा कि प्रीव्यू फॉर्म जब निकलता है तो कस्टमर को प्रीव्यू फॉर्म दिखाइएगा कि सब कुछ सही भरा है नहीं भरा। फॉर्म 3 उसी से भरवाइएगा या उसको में ही भरवाइएगा, चाहे वो स्पेलिंग क्यों ना हो। क्योंकि अगर नाम भी आप गलत कर देते हो 500 रुपए तक तो उसमें करेक्शन नहीं होगा, करेक्शन केवल इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। जो भी आप भरो सही भरो, क्योंकि एक बार स्टैम्प प्रिंट हो गया तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, दूसरा ही बनाना पड़ेगा। और रिफंड के लिए रजिस्ट्री ऑफिस पर 10% की कटौती के बाद रिफंड आता है। स्टैम्प ड्यूटी पेड बाय में उसका नाम पड़ता है जिसने पैसा दिया हो। अगर आपको बैंक पैसा दे रही तो बैंक का नाम डालिएगा, पार्टी पैसा दे रही तो पार्टी का नाम डालिएगा। कुमार का जवाब दिया है ना सर, जो हिंदी में लिखा है सर, बैंक के लिए स्टैम्प जारी करने में फर्स्ट पार्टी बैंक का नाम पड़ेगा या सेकंड पार्टी में? फर्स्ट सेकंड ऐसा कोई प्री डिफाइंड नहीं है, जैसे एग्रीमेंट हो रहा है तो आप फर्स्ट पार्टी में भी डाल सकते हो बैंक का नाम, सेकंड में भी डाल सकते हो। पेड बाय परचेज बाय क्रिटिकल चीज होती है तो वो आप और क्या कहते हैं आपका 100 रुपए तक तो एनए कर सकते हैं ना, नील लिख सकते हैं सेकंड पार्टी में, कोई दिक्कत नहीं है 100 रुपए तक के स्टैम्प में, है ना सर? 100 रुपए तक कर सकते। हाँ, तो फर्स्ट पार्टी लिखना जरूरी होता है 100 रुपए तक, और 100 क्या कहते हैं सेकंड पार्टी आप नील कर सकते हो, एनए लिख सकते हो या छोड़ सकते हो। कमीशन यही है आपका 0.00479% करते हैं, जो कि फाइनेंशियल ईयर के क्लोजर में आपको आएगा। 9/1/24 कितने का आपका रीप्रिंट नहीं हुआ था? किसको भेजा था? आप दोबारा से चेक करा दीजिए। एक दिनेश का आया था, उसमें क्या था, रीप्रिंट हुआ, प्रिंटिंग का काम नहीं किया। हाँ, सेकंड हो गया था ना, और सेकंड के लिए आरएम अप्रूवल लगता है, तो हाँ। एक तो आपका करा ही दिया था कल जो आपने भेजा था दिनेश। आपका जो सेकंड आपने शाम को भेजा था दिनेश, वो हो गया था अगले दिन सुबह दोपहर तक हो गया था। लेकिन जो एक बार रीप्रिंट होने के बाद भी नहीं हुआ था तो सेकंड में टाइम लगता है, आपको फोन करके बताया था दिनेश। वो हो चुका है दिनेश, सेकंड वाला जो था शाम को। सर आया?
सर आया सर 80 वो ले गया पैकेट। कुछ लोग दूसरों के आधार कार्ड लेकर आते हैं तो स्टैम्प देना चाहिए। नहीं, जो जिसके नाम पे है ना उसी को दीजिए, क्योंकि कल की डेट में कोई फ्रॉड हो जाता है तो फिर आप पकड़े जाओगे ना कि स्टैम्प किसने छापा बिना देखे। तो आप ऐसे मत करिएगा। बैंक से अगर बैंक भी आप किसी और के जरिए किसी को भेजा है, पियोन को, चपरासी को भेजा है, तो बैंक से ऑथराइजेशन लेटर लिखवा लीजिए, जो अपने पास परमानेंट रख लीजिए बैंक के स्टैम्प के साथ। ये एक पर्सन है सुरेश, जो आया करेगा फलाना ब्रांच से कलेक्ट करने, लेकिन किसी और के नाम पे आप किसी और का आधार देख के मत प्रिंट किया जब तक कस्टमर सामने नहीं है आपके। और आधार पे नहीं, आपको हमेशा फॉर्म आपको मिलना चाहिए। फॉर्म अगर वो भर के दे रहा है, साइन करके दे रहा है, तब आप दे सकते हो। आधार पे नहीं देना होता अच्छा, है। मतलब कोई सेकंड हाँ, पर्सन रिप्रेजेंटेटिव ले फॉर्म भरा होना सकता है स्टैम्प, चाहिए। फॉर्म भर के दीजिएगा, लेकिन फिर आप ये मत कहिएगा नहीं कि तो फॉर्म सर, हम भरते नहीं। नहीं तो सर मान लीजिए कि कोई 250-500 रुपए का निकाल दिया, हाँ, केवल मुझे क्या पता मुकेश के सुरेश के साइन कैसे दिखते हैं, क्या पता से नहीं ऐसे नहीं, ही भर के स्टैम्प दे में दिया जैसे तो। आप किसी के नाम पे, जैसे कि मैं शशांक जी का स्टैम्प ले सकता हूँ, वहां पे फॉर्म में एक दिया होता है रिप्रेजेंटेटिव का नाम। या तो मैं सेल्फ जा सकता हूँ या शशांक जी सेल्फ जा सकते हैं। अगर जी रिप्रेजेंटेटिव ऑथराइज होता है, उसमें क्या लिखा होता है रिप्रेजेंटेटिव का नाम, और साइन करके दे सकते हैं, जैसे कि एडवोकेट्स लेते हैं पार्टी के लिए, तो उस तरह से चलता है। ठीक सर, ठीक। स्टैम्प डबल पेज में प्रिंट होता है। इनका ऊपर नीचे आ रहा होगा ना, इसलिए डबल हो जाता होगा। रुपेश, आप एक बार है ना मेरे को डायरेक्टली कॉल कर लेना कल, मैं एनीडेस्क पे देख के या टीम को लाइन पे लेके सही करवा दूंगा आपका वो जो भी इशू आ रहा है। शिवम सर, कल में ट्रेनिंग रखेंगे या परसों रखेंगे? अभी इसको एंड आप करते हैं मंडे में रखिएगा, मंडे में। मंडे में। ठीक। हाँ, इधर ये सेकंड सैटरडे है, और फिर कल जो है हमारी स्टैम्प वेंडर्स की ट्रेनिंग है कल की, मंडे में रखिए। ठीक है, ठीक। लगभग आज का तो हो गया ना? ओके, कोई डाउट तो नहीं किसी को? हाँ, अभी तो हो गया सर। जी, भूपेश, व्हाट्सएप से लिंक पाया होगा ना आपने? व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है, तो जो एडमिन है वही मोबाइल नंबर है मेरा। खड़ी होती है।